सुप्रभात बच्चों। हम लोग पाठ दाजू 15वां पाठ जिसके लेखक हैं शिखर जोशी। बच्चों, इस पाठ की हम प्रस्तावना, लेखक का परिचय, पाठ का सारांश कर चुके हैं। पाठ की शुरुआत हम कर चुके हैं और हम लोगों ने बच्चों वहाँ तक किया था कि कैफे में इस पाठ का जो मुख्य नायक है मदन की मुलाकात कैफे में जगदीश बाबू से होती है और जगदीश बाबू जैसे मदन को देखते हैं ऐसा लगता है कि सारा मेनू उसके चेहरे में छिपा हुआ है और दोनों के बीच में वार्तालाप होता है और उससे पता चलता है कि जो मदन है वो मतलब कि पहाड़ का रहने वाला है और जिससे दोनों के बीच में एक अपनत्व की भावना अंदर मतलब कि मन में दूसरे के प्रति जागृत होती है बातचीत के दौरान। और मदन उससे पूछते हैं जगदीश बाबू मदन से पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो बताता है कि साहब मैं कहाँ का, पहाड़ का रहने वाला। बराबर। तब यहाँ पर देखते हैं कि उससे बातचीत करते करते इस प्रश्न से संकोच डाल दिया कि शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इसी कारण टालता हुआ सब बोला, तो वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा, जगदीश बाबू ने जोर देकर। टोटिया लगो, यह सकुचाता हुआ सा बोला। यानी कि जब उससे पूछते हैं भाई तुम कहाँ का रहने वाले हो, तो कहता है कि मैं पहाड़ का। कौन सा पहाड़ का? मैसूर, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, देहरादून, कौन से पहाड़ का? तो बताता है कि मैं अल्मोड़ा पहाड़ के रहने वाला हूँ। अल्मोड़ा पहाड़ में कहाँ, कौन से गांव? तो बोलता अल्मोड़ा से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन कोई गांव तो होगा। मदन अपने गांव का बताना नहीं चाहता है नाम, लेकिन जैसे जगदीश बाबू उस पर जोर देते हैं तो अपने गांव का नाम वो बताता। क्या नाम बताया? टोटिया लगोबर, मैं उस गांव का रहने वाला हूँ। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया से वह अपने अतीत को फिर से लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा था कि जैसे टोटिया लगो गाँव बताता है, वैसे मदन की अकेलेपन की जो था, उन्हें अकेलापन जो लगता था, एक अकेलापन क्या हुआ, वो दूर होने लगा और मदन का भी अकेलापन दूर होने लगा। और जगदीश बाबू का कैफे में आना मदन को बहुत अच्छा लगता, तो उसे लगता था कि अभी मेरा यहाँ पर कोई है। दोनों को आपस में एक दूसरे को अपनापन महसूस होने लगा और मदन जैसे पता चला कि जगदीश बाबू उसके गांव के निकट के हैं, तो मदन जगदीश बाबू को मतलब कि यहाँ तक उससे अच्छा लगा देख करके कि अपने गांव को उसका सब कुछ दृश्य याद आने लगा। और फिर वो सोचने लगता है कि अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, गांव, पहाड़, सब कुछ उसको याद आता है। फिर उसे याद आता है कि इजा, माँ, बाबा, दीदी, भूली यानी छोटी बहन, दाजू यानी बड़ा भाई। मदन की जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी कि मदन को लगता है जगदीश बाबू मेरे लिए क्या है। तो वो सोचता है नहीं बाबा, नहीं दीदी, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। तो उसे लगता है कि मदन को जगदीश बाबू को मैं किस नाम से संबोधित करूं, क्योंकि मेरे गांव के रहने वाले हैं। तो फिर वो क्या नाम देता है? दाजू आने बड़ा भाई। जगदीश बाबू को मदन ने अपना बड़ा भाई मान लिया। बराबर। और फिर उसके बाद दोनों बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा? हिम माने बर्फ।
दाजू आपने तो कल कुछ थोड़ा सा खाना खाया है। तभी किसी ओर से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि यानी गूंज शब्द, मतलब जैसे शब्द उसके कानों में गूंजता वैसे क्या करता है, वहाँ पहुँच जाता है। ऑर्डर फिर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़, यानी कि जो उस कैफे में कोई भी आता तो भले जगदीश बाबू के साथ बात करता रहता था मदन, लेकिन जैसे बॉय का नाम आता था मदन तुरंत उस ऑर्डर लेने के लिए उस टेबल पर पहुंच जाता था। और जाते जाते भी जगदीश बाबू को पूछता, दाजू कुछ चाहिए, दाजू कुछ चीज़ चाहिए, पानी लाऊं। इस तरह से वो हमेशा ध्यान रखने लगा। किसका? जगदीश बाबू का हमेशा वो ध्यान रखता था और दाजू कहकर उन्हें संबोधित करता था। और फिर उसके बाद दाजू लाया, दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता, मतलब कि आतुरता ने उतावलापन, दोहराता ने जिससे दोबारा उसी शब्द को कहता कि लाया दाजू, बराबर। कई बार नहीं कहते घर में कुछ पेरेंट्स मांगते बेटा ये दे दो, हाँ लाया, तो यानी कुछ रस दोहराता हुआ वो चला जाता था। बहुत दिनों के बाद मिलने पर माँ अपने बेटे को चूमती है कि जैसे ही मदन को जगदीश बाबू मिले ऐसा लगता था कि उसको सब कुछ अपना मिल गया है। जिस तरह माँ को बेटे बहुत दिन के बाद मिलता, माँ क्या करती, अपने बेटे को गले लगा लेती, बहुत प्यार जताती है। तो मदन के मन में भी जगदीश बाबू के लिए वही प्यार था, वही एक अपनापन था कि मुझे कोई अपना मिल गया है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफे ने सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरे टेबल में से भी दाजू, मदन इधर आओ, आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत की पतली डोर अहम की तेज धार के आगे न टिक सके। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन अब दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात, किसी के प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं तुम्हें। यानी कि अब जब जगदीश बाबू को काफ़ी समय शहर में रहते हुए हो गया, तब उनका लोगों के बीच में जान पहचान हो, उठना बैठना हो गया। और फिर उसके बाद उन्हें मदन का दाजू शब्द उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उनके अंदर एक अहंकार आ गया और फिर वो मतलब कि मदन को बुलाकर डांटते हैं, कहते हैं कि क्या तुम जहाँ जब देखो तो बार बार दाजू दाजू कहते हो, तुम्हें किसी का प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है, बराबर। तो वहाँ पर दाजू चाय लाओ, बराबर, तो प्रेस्टीज का ख्याल नहीं है। अब इतना सुनते ही मदन को प्रेस्टीज शब्द का अर्थ क्या होता है वो उसको भी पता नहीं था। लेकिन एक दिन जगदीश बाबू ने जब मदन को बुलाकर मतलब कि उसे कहा कि तुम्हें किसी के प्रेस्टीज का भी ख्याल नहीं रहता, क्या दाजू दाजू लगा रखा है। और इस शब्द से मदन को दिल को बहुत चोट पहुंची और मदन ने फिर, बराबर, यहाँ पर फिर देखेंगे दिया हुआ है, जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा उठा। तमतमा उठा ने अधिक क्रोधित होना, शब्दों पर अधिकार नहीं रहा, मतलब उनको बोलने का भान नहीं रहा जगदीश बाबू को। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। लेकिन पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर्दे कोठरी में शिशकियां भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोद से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छांव से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता अस्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य
जो भी निश्चय करता है वो भावुक क्षणों को अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण बना देता है। यह बता रहे हैं लेखक के कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही जगदीश बाबू ने मदन को कहा कि तुम्हें प्रेस्टीज का भी ख्याल नहीं, क्या जब देखो तब तुम दाजू दाजू लगा रखा है, और मदन का चेहरा तमतमा उठा। जगदीश बाबू का चेहरा तमतमा उठा। और प्रेस्टीज शब्द का क्या अर्थ होता, मतलब होता, वह मदन को पता नहीं। लेकिन मदन सिर दुखने का बहाना करके अपने मैनेजर से छुट्टी लेकर अपनी कोठरी में जा कर के सिसकियां भर भर के रोता है। और जब आदमी अंदर से रो लेता है और उसकी व्यथा का क्या होती है, शांत हो जाती है, फिर वो जो कुछ निश्चय करता है और फिर अपने काम में लग जाता है। यानी जब उसे लगा प्रेस्टीज शब्द का अर्थ नहीं पता है, तब उसे अपने माँ, अपने पिता, माँ की गोदी, पिता की बाहें और अपनी दीदी का आंचल सब कुछ लगता है, सब कुछ उसने किसी ने उसे छीन लिया है। और उसकी आंखें क्या हुई, आंसुओं से भर गई। उसके अंदर इतनी वेदना घुमड़ती रही, घूमती रही। और फिर वो रो लेने के बाद उसके अंदर क्या हुआ, रो लेने के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे जगदीश बाबू से कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं है। और सही बात है, जब किसी को कोई बहुत चाहने लगता, बहुत प्यार करता है, तो फिर ऐसा कोई शब्द होता है जो उसके दिल को छू जाता है, तो फिर वो एक तरह से टूट जाता है। वैसे इस पाठ में जो नायक है मदन को भी बहुत गहरी चोट पहुंचती है। और वो भी जो जगदीश बाबू को एक अपना मानता था, अपनापन उसे लगता था, कोई मेरा है, और एकाएक जब उसे डांटते हैं तो उसके दिल को बहुत चोट पहुंचती, बहुत मन ही मन दुखी होता है बच्चा। आगे देखते हैं इस पाठ में। फिर नेक्स्ट जो है कि यहाँ पर कि मतलब फिर से क्या हो, पूर्वता ने पहले जैसे काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक जगदीश बाबू के भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले। जिस तरह बच्चों आप लोग साथ में पढ़ते अपने मित्रों के साथ में, बराबर, और बहुत दिनों के बाद आपके मित्र की मुलाकात आपके साथ होती है, उसे कहते हैं सहपाठी। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। यानी कि जगदीश बाबू जब कैफे में पहुंचते मदन के इशारे से बुलाते, लेकिन मदन आता नहीं, जैसे वो जानता ही नहीं। दूसरी बार बुलाने पर मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हों। यानी कि जब प्रेस्टीज की बात करने के बाद जब दूसरे दिन जगदीश बाबू कैफे में जाते हैं, मदन की इशारा से बुलाते हैं, फिर मदन नहीं जाता, दोबारा बुलाते इशारे से, फिर मदन वहाँ जाता है। जाने के बाद भी उनके पास जाकर वो नहीं कहता क्या लाऊं दाजू, चुपचाप खड़ा रहता है। और जब वो कहते हैं कि भाई चाय और 2 आमलेट, बराबर, तो भी वो नहीं कहता कहाँ लाया दाजू। ऐसा लगता दोनों दूसरे को जानते नहीं है। और वार्डन लेकर के मदन वहाँ से चला जाता है। शायद पहाड़ियाँ हैं, हेमंत ने अनुमान लगाकर कहा। हेमंत कौन है? जगदीश बाबू के क्या सहपाठी, साथ पढ़ने वाले उनके मित्र हैं। मदन को देखते हैं तो लगता है कि ये पहाड़ी लड़का है, ऐसा उनके साथ वो बात करते हैं। जगदीश बाबू के साथ हेमंत बात करते हैं। हाँ, रूखा सा उत्तर दिया। किसने दिया? जगदीश बाबू ने कहा कि हाँ पहाड़ी लगता है ऐसा। अब वार्तालाप का विषय बदल दिया। वार्तालाप है ना, बातचीत का जो विषय था वो बदल दिया। मदन चाय ले आया। क्या नाम है तुम्हारे लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षण के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गई। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। किसकी आंखें झुकी रह गई? जगदीश बाबू की। कहाँ? चाय की प्याली पर। क्यों? क्योंकि जब हेमंत ने पूछा मदन को कि तुम्हारा नाम क्या है,
क्यों झुकी रह गई? क्योंकि जगदीश बाबू जब पहली बार आए थे तब भी उन्होंने मदन को यही प्रश्न पूछा था कि तुम्हारा क्या नाम है। और वही प्रश्न किसने पूछा? हेमंत ने भी मदन को पूछा। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। विगत आने बीती हुई जो घटना घटित हो चुकी थी, स्मृतियां ने यादें, उसके सामने एक एक घटना सब कुछ याद आने लगा। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें, और उसको बीती हुई हर घटना उसको याद आने लगता है। एक समय जगदीश बाबू आए थे जब, तब भी उन्होंने मुझे ऐसे ही नाम पूछा था, और फिर मैं उनको दाजू कहता था कि थोड़ा खाया नहीं खाया। एक दिन ऐसा आ जाता है कि इन्हीं का क्या प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता है। तो मैं जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा, यानी उस ज्वालामुखी सा फूट पड़ना ने अधिक अधिक बोलने में को भी कुछ हो बोलेगा, इतना गुस्सा में मदन था। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? यानी कि फिर से हेमंत मतलब कि जानने की कोशिश किए, भाई तुम्हारा नाम क्या है? फिर मदन कहता है कि बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर, संक्षिप्त ने शॉर्ट में उसने उत्तर दिया, और वह मुड़कर वहां से चला गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर भी और अधिक सुंदर लग रहा था। अनेक उसको बड़ा गुस्सा आता है। गुस्से में वो क्या कहता है कि मुझे क्या कहते हैं? मुझे बॉय कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब जगदीश बाबू अपने साथी के साथ वो कैफे में जाते हैं, और फिर उनके जो मित्र हैं हेमंत, वो मदन का नाम पूछते हैं बराबर, और लेकिन वो कुछ अपना नाम चुप रहता, फिर अपना नाम बॉय बताता, उसको बड़ा गुस्सा आता है। यानी कि उसे लगता है कि एक मतलब कि जिसके प्रति उसके मन में एक अपनेपन की जो भावना थी, अपनत की भावना क्या कि उसको दूर ले गई, जिससे वो अपना नाम ना बता के क्या बताया, अब उसने मतलब कि मुझे लोग बॉय के नाम से जानते हैं, अपना असली नाम वो बताया नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ भी उसको ऐसा लगा कि एक समय ऐसा था कि मेरे साथ भी यही बात जगदीश बाबू ने जब पूछा तो मैंने ये उत्तर दिया था। अब मुझे अपना नाम किसी को बताना नहीं है, और किसी के प्रेस्टीज की बात भी यहाँ पर नहीं बनेगी। तो बच्चों, छोटे बच्चे जो होते, छोटे या बड़े हो, किसी के मन को कभी ठेस नहीं पहुँचना चाहिए, कभी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो इस पाठ में हमें यही सीख मिलता है कि जो दाजू पाठ है कि मनुष्य परिश्रम करके अपनी रोजी रोटी कमाता है बराबर, और किसी को उसी मजदूरी करने के बाद अगर किसी को इतना रिस्पेक्ट या मान सम्मान देता है, तो वाकई में उसे छोटे बच्चे हो या बड़ा हो, हमें भी हर एक को रिस्पेक्ट देना चाहिए बराबर। इस पाठ में इतना ही है, फिर आगे आने वाले समय में इस पाठ के प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। और आप लोग शब्दार्थ मुहावरे में लिखकर भेजोगे PDF में, तो उसमें से आप देख कर अपनी कॉपी में लिख डालिए। थैंक यू।